हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी ट्रिल का जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। कमेंट्स भी काफ़ी आए हैं, लाइक्स भी बहुत सारे आए हैं। और ऐसा लगा कि वहाँ पे एक्चुअली टू वे कम्युनिकेशन था, लोग इंटरेक्ट कर रहे थे एंड अच्छा लगा मुझे एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज जैसे मैंने डिस्कस किया था कि आज मैं अदानी ग्रीन को डिस्कस करूँगा। और मैं ये आपको भी पता है कि अदानी का जो कंपनीज़ रहती हैं, चाहे वो ग्रुप कंपनी हो कोई भी हो, उसके पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज़ में आती हैं। सो मेरा फोकस वो कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाना नहीं है। मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा जो इंटेंट है यहाँ पे, मेरे को ये बताना है आप लोगों को कि ऐसा क्या वो कंपनी कर रही है जो इतने सारे कंट्रोवर्सीज़ में रहती है। आई एम नॉट सेइंग कि जो उसका बिजनेस मॉडल है दैट इज़ रिलेटेड टू कंट्रोवर्सीज़ या बिजनेस मॉडल की वजह से वो कंट्रोवर्सीज़ में जाती है, बट इट जस्ट कि उसका बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आपको सुन के भी समझ आएगा जब आपको पता चलेगा कि आपको आधा घंटा वीडियो देखना पड़ेगा और आपको पूरा पता चल जाएगा कि अदानी ग्रीन एनर्जी करती क्या है। फिर आपको भी अगर कोई आगे से पूछता है कि भाई ये अदानी क्यों, ऐसा क्या इसके साथ हो रहा है, तो आपके पास भी बोलने को बहुत चीज़ें रहेंगी। और इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, इसका बिजनेस मॉडल इस कंपनी का अगर आप समझ गए तो आप ये समझो कि रिन्यूएबल, ये जो सोलार ये सब जो चल रहा है, इसमें आपको बहुत ही अच्छी एक ग्रिप आ जाएगी। क्योंकि ये जो कंपनी का स्केल है ना, ये बहुत मैसिव स्केल पे काम कर रही है। अगेन लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो रहेगा, 30 मिनट से तो बहुत ही ऊपर जाने वाला है, दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट। बिकॉज इतने मैसिव स्केल पे ये कंपनी काम कर रही है कि इसके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, ख़त्म ही नहीं होगा ये वीडियो, इतना बड़ा वीडियो होने वाला है। बट अगेन बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपको इस वीडियो से मिलने वाला है, सो स्टिक टू द वेरी एंड। तो शुरू करते हैं। अभी जैसे मैंने केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करी थी, तो उसमें वो रिन्यूएबल ईपीसी में है, सोलर विंड एंड ऑल हाइब्रिड वगैरह ईपीसी का काम करती है। बेसिकली पावर प्लांट खड़ा करती है, वहाँ से बिजली जनरेट करती है, रिन्यूएबल पावर जनरेट करती है और उसको पावर परचेज एग्रीमेंट्स के थ्रू बेचती है। तो उसको, इस वीडियो को देखने से पहले चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और सारी चीज़ें जो मैं बताऊं आपको एकदम 1 सेकंड में ही सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो जो मैंने जब केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करी थी तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ कही थी कि इसका जो 2030 तक टारगेट है पोर्टफोलियो का, वो है 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करना। लेकिन अदानी ग्रीन एनर्जी का आपको टारगेट पता है कितना है? इसका टारगेट है 50 गीगावाट बाई 2030। तो ये केपीआई ग्रीन एनर्जी से 5 टाइम्स ज़्यादा इसका टारगेट है। तो आप सोच सकते हो 5 गुना मैसिव स्केल काइंड ऑफ हो गया इसका। तो जितने, ये तो 6 गीगावाट एक एक साल में ऐड करने का इसका प्लान है एटलीस्ट। और 6 गीगावाट मतलब आप ये लगा लो केपीआई ग्रीन एनर्जी 3 सालों में कम से कम 6 गीगावाट ऐड कर पाती है। तो ये सोचो कि इसका स्केल कितना मैसिव है। तो अब ये करती क्या है? जैसे मैंने केपीआई का बताया था कि वो ये क्या करती है। लेट्स से जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो नोडल एजेंसी है आपके रिन्यूएबल पावर वगैरह के लिए, तो जो अभी इनफैक्ट जो इनका कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें भी उसको बेचारे को फंसा दिया सेकी, जिसको हम सेकी कहते हैं शॉर्ट में, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एक वो मीम आपने देखा होगा कि यार मुझे क्यों तोड़ा वाला जो मीम था कि मुझे क्यों तोड़ा, वही चीज़ मुझे याद आई कि बेचारा बीच क्रॉस एयर्स में फंस गई है एजेंसी। आई एम नॉट सेइंग कि कौन गलत है क्या गलत है, वो इस टॉपिक का, इस वीडियो का वो डिस्कशन पॉइंट नहीं है। बिजनेस मॉडल समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताई जो सेकी है वो एक नोडल एजेंसी है। तो वो क्या करती है, वो एक मिडिल मैन की तरह काम करती है। उसको अगर आगे जाके पावर खरीदनी है अदानी से, अदानी ग्रीन एनर्जी से पावर खरीदनी है और बेचनी है स्टेट डिस्कॉम्स को, जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जो आपके घरों में बिजली भेजती हैं। तो सेकी कहती है कि सेकी क्या करती है, पावर परचेज एग्रीमेंट करवाती है दोनों का, अदानी का और स्टेट डिस्कॉम के बीच। स्टेट डिस्कॉम बोलता है कि 20 या 25 साल तक का इनका पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, पीपीए उसे हम कहते हैं, कि 20 या 25 साल तक ये फिक्स टैरिफ है, इस टैरिफ पे मैं आपसे बिजली खरीदूंगा रिन्यूएबल पावर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीपीए को आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पीपीए। फिर इसका और भी सेगमेंट है, एक तो पीपीए तो इनका मेजर सेगमेंट है। पीपीए के थ्रू करती क्या है कंपनी, बिजली बेचती है रिन्यूएबल सोर्सेज से, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। एक तरीका इसका पीपीए हो गया, एक तरीका इसका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स का हो गया, जिसमें ये मर्चेंट, इसको ये मर्चेंट सेगमेंट भी कहते हैं, वो आगे जाके समझेंगे। तो अब आप यहाँ पे ये समझोगे, आपका एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार
जो ये स्टेट डिस्कॉम्स हैं ये सेकी के थ्रू रिन्यूएबल पावर क्यों खरीद रहे हैं, क्यों ये थर्मल से या कोल पावर या फिर हाइड्रो पावर ये यहाँ से क्यों नहीं खरीद रहे हैं, इनको रिन्यूएबल सोर्सेज से ही इतनी बिजली क्यों खरीदनी है। तो उसके लिए आपको ये स्लाइड देखनी पड़ेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाला है आपको समझने के लिए। तो आप अपनी अपनी स्क्रीन पे देखेंगे 4 रीजंस हैं बड़े बड़े जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे पुश आ रहा है। और हमको भी इस स्लाइड से समझ आएगा कि ये पुश एटलीस्ट अगले 3-4 साल तो रहने ही वाला है। जैसे ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में मैंने बताया था 3-4 साल तक कोई कमी नहीं होने वाली है डिमांड की, ऐसा अभी मैनेजमेंट की कमेंट्रीज आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की। तो सेम इस केस में भी है कि 3-4 साल तक आपको ये स्लाइड देख के खुद ही समझ आ जाएगा कि यार 3-4 साल तक तो ये कंपनीज बहुत अच्छा करने वाली हैं, जो ईपीसी में भी हों या किसी में भी हों रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो आप देखेंगे कि हमारा ये तो मैं बहुत बारी बता चुका हूँ। फर्स्ट अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट कमिटमेंट में नेशंस कमिटमेंट टू रीचिंग 500 गीगावाट नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी बाय 2030। मतलब जो हम रिन्यूएबल सोर्सेज है उससे हमें 500 गीगावाट करना है कैपेसिटी, जो कि मुझे लगता है टारगेट हम ओवर अचीव कर ही देंगे एज अ कंट्री। और दूसरा पॉइंट देखेंगे सपोर्टिंग रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ ISTS वेवर। अब आप ये देखें ISTS वेवर क्या होता है। अगर मेरी इलेक्ट्रिसिटी आंध्रा में प्रोड्यूस हो रही है, मेरे को उत्तराखंड भेजनी है, तो वहाँ से आपको ISTS चार्जेस लगते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको वेवर्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आप एनर्जी पम्प्ड हाइड्रो से निकाल रहे हैं, वहाँ से सोर्स कर रहे हैं, तो उसमें तो 2030 तक कोई चार्जेस ही नहीं है। वो आगे बताता हूँ पम्प्ड हाइड्रो क्या होता है। बाकी आरपीओ आप देखेंगे, इसमें आरपीओ क्या होता है जो आप आगे लिखा है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं, जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके ऊपर एक गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन डाली हुई है कि आपको सर्टेन पोर्शन ऑफ योर एनर्जी शुड बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। मतलब आपको जितनी भी एनर्जी आप खरीदते हैं उसमें से थोड़ा पोर्शन आपका रिन्यूएबल सोर्सेज से होना चाहिए, दैट इज रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। तो अगर नहीं है तो आपको बहुत पेनल्टीज वगैरह पड़ती हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है इंडिया में, BEE, उसने काफ़ी सारा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स निकाला हुआ है और पेनल्टी पड़ती है इनके ऊपर, इसीलिए इनको रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी चाहिए। और रीन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी कौन क्रिएट कर रहा है आज की डेट में? बहुत सारी कंपनीज हैं, बट टू नेम अ फ्यू ऑफ कोर्स अदानी ग्रीन, KPI ग्रीन, ये सब। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं MNRE टारगेटिंग RE बिड्स वर्थ 50 गीगावाट पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। ये क्या करती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी बिड को ओपन करती है 50 गीगावाट एवरी ईयर। तो यहाँ से भी पुश मिलता है रिन्यूएबल एनर्जी को। बाकी स्टोरेज सॉल्यूशंस में आप देखोगे नेक्स्ट जो सेक्शन है, प्रमोटिंग बैटरी स्टोरेज पावर बाय प्रोवाइडिंग VGF सपोर्ट। VGF मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग। अगर प्राइवेट प्लेयर्स बहुत एनकरेज नहीं है किसी पोर्ट में काम करने के लिए, अभी रिसेंटली नहीं, हो गए 6-7 महीने, जो केरला का पोर्ट है आई थिंक या फिर वाइजैग वगैरह का है, वहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करी थी गवर्नमेंट ने, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स वर नॉट रेडी टू टेक्स ऑन सच अ ह्यूज कैपेक्स ऑफ दैट पोर्ट। ठीक है, तो अब ISTS चार्जेस वेव्ड फॉर हाइड्रो पावर हाइड्रो PSP अंटिल FY30, जो मैंने आपको बताया। अब हाइड्रो पावर आपको समझना है इसके लिए क्या होता है। हाइड्रो पावर क्या होता है, सॉरी हाइड्रो PSP क्या होता है, पम्प्ड स्टोरेज पावर। मैंने आपको वैसे भी वीडियोस में बताया, बट जो नई ऑडियंस है वो उनके लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ। पम्प्ड स्टोरेज पावर एक्ट्स एज अ ह्यूज मेगा बैटरी फॉर यू। बिकॉज क्या होता है, आपके पम्प्ड स्टोरेज में 2 रेजर्वाइज होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, दोनों में से एक में पानी होगा, आपको ये समझना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जब आप सोलर या विंड से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और दिन का टाइम है, लेट्स से विंड भी बहुत अच्छी बह रही है, अच्छी खासी एनर्जी जनरेट हो रही है, और सोलर जो पैनल्स हैं वो भी बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और एक्सेस में एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ग्रिड को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, तो जो एक्सेस में एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, या तो वो आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस में जो बड़ी बड़ी बैटरीज लगी होंगी वहाँ पे स्टोर कर दो। और भी एक्सेस एनर्जी आपके पास स्टोर हो रही है, ग्रिड पे नहीं आपको देनी है इस टाइम पे, तो वो वेस्ट होने से अच्छा आप जो ये रिजर्वायर्स थे 2 पम्प्ड स्टोरेज पावर के, तो लेट्स सपोज नीचे वाले रिजर्वायर में पानी है, तो जो एनर्जी वहाँ से एक्सेस निकल रही है जो इवेंचुअली वेस्ट ही होनी है, तो उस एनर्जी को यूज़ करके आप नीचे वाले रिजर्वायर से पानी टरबाइन मोटर वगैरह घुमा के ऊपर वाले रिजर्वायर में भेजेंगे। क्योंकि आप वो एनर्जी वेस्ट ही होनी थी, तो आपने वेस्ट एनर्जी यूज़ करी, एक नीचे से पानी, नीचे वाले रिजर्वायर में पानी जो था उसको आपने ऊपर वाले में भेज दिया। अभी क्या है, अभी रात का समय है लेट्स से, हाँ, और अब इमेजिन करो हाइपोथेटिकली विंड की स्पीड कम हो गई, ढंग से एनर्जी नहीं जनरेट हो पा रही है विंड एनर्जी, और सोलर तो रात में करेगा नहीं एनर्जी प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ सन। तो इस टाइम पे ग्रिड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, ग्रिड को सप्लाई करने के लिए रिन्यूएबल पावर अभी कम है,
एक्सेस में जनरेट नहीं हो रही है, तो जो वो रिजर्वायर ऊपर वाले रिजर्वायर में पानी जमा किया हुआ था, तो वो आप उस टाइम पे रिलीज़ करके टरबाइंस के थ्रू जैसे जैसे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है आपको पता ही है कि डैम में कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ऊपर वाले रिजर्वायर से आप नीचे वाले में पानी भेजेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो हो गया ना एक बड़ी बैटरी की तरह पम्प्ड स्टोरेज पावर। एक्सेस एनर्जी आपने यूज़ करी जो वेस्ट होनी थी, नीचे से आपने ऊपर पानी भेज दिया, और जब आपको ज़रूरत पड़ी एनर्जी की तो आपने वो पानी को नीचे भेज के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके 6-7 घंटे तक आपका जो होता है पम्प्ड स्टोरेज जो प्लांट होता है वो 6-7 घंटे तक आपकी एनर्जी वहाँ से दे सकता है। तो आपका हो गया ना एक बड़ी बैटरी की तरह। तो जब भी आप अगर FY30 तक अगर आप पम्प्ड स्टोरेज पावर से अपनी एनर्जी सोर्स कर रहे हैं तो आपको ISTS में चार्जेस देने भी नहीं पड़ते हैं। तो ये वही चीज़ समझा रहा था। बाकी आप पॉज करके देख लीजिएगा। लास्ट वाला मैं समझाता हूँ C&I डिमांड, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम लोअर कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल्स, C&I डिमांड विल बी ड्रिवन बाय एंड एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स स्टिपुलेटेड बाय BEE, जो मैंने आपको बताया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, जो आपकी आयरन इंडस्ट्री है, स्टील है, सीमेंट है, जितनी भी ये बहुत पोल्यूशन करती हैं ना, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस आने लग गई हैं कि यार आप अपने जो जो आप कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं अपने ऑपरेशन से, उसको कम करो, आप अपने ESG नॉर्म्स को बहुत स्ट्रिक्ट करो। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो ये क्लाइंट्स कौन से हो गए, आयरन इंडस्ट्री में जो जितने भी क्लाइंट्स हैं, स्टील में चाहे वो टाटा स्टील हो, JSW हो, जो भी हो, जो ये इंडस्ट्रीज़ में कंपनीज़ हैं, ये क्या करेंगी अब, ये किस में आती हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल C&I सेगमेंट में। अदानी ग्रीन के लिए C&I सेगमेंट में आती हैं। मैंने आपको PPA बताया था, बेचती तो अदानी ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी ही बेचती है, लेकिन वो प्रोसेस अलग है एनर्जी बेचने का। एक तो परचेज पावर एग्रीमेंट से 85% आप 85 to 90% जो एनर्जी बेचती है वो परचेज पावर एग्रीमेंट्स के थ्रू बेचती है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो बाकी का इसका सेगमेंट है, वहाँ पे ये बेचती है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को, और मर्चेंट भी आपको बताता हूँ। पहले कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल को समझते हैं। इसमें कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मतलब जैसे ये कंपनीज हो गई, आयरन स्टील वगैरह कंपनीज, जिनको अपना ESG नॉर्म्स फुलफिल करने हैं, दिखाना है कि यार जितनी हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, हम इतना पोर्शन रीन्यूएबल पावर खरीद रहे हैं, रीन्यूएबल पावर से रीन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी खरीद रहे हैं, तो इनके ऊपर भी एक काइंड ऑफ डंडा रहता है कि आपको वो सब कम करना है। तो ये हो गई C&I कस्टमर्स। और इनफैक्ट Q2 FY25 में गूगल से इनको एक ऑर्डर मिला है 61 मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करने का, और ये इनका फर्स्ट C&I सेगमेंट में फर्स्ट कस्टमर ऑर्डर है। गूगल अपना डेटा सेंटर ऑपरेशंस के लिए उसको चाहिए, और कंपनी कह भी रही है अदानी ग्रीन की आगे डेटा सेंटर से बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है, बिकॉज वो पोल्यूटिंग बहुत होते हैं, तो उनको जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो अपने रिन्यूएबल से ज़्यादा प्रेफर करेंगे खरीदना। और इसके पास तो मैंने बताया बहुत ज़्यादा 11 इसके बाद अराउंड 12 गीगावाट का पोर्टफोलियो ऑलरेडी हो चुका है, और बाई FY25 एंड मतलब March 25 तक इसके पास जो पोर्टफोलियो हो जाएगा 6 गीगावाट और आ जाएगा, अराउंड 17-18 गीगावाट का पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, फिर से इसको थोड़ा सा समझते हैं। PPAs क्या होते हैं, CIIs क्या होता है, और मर्चेंट क्या होता है। अब C&I तो मैंने आपको बता दिया, CIIs नहीं, C&I कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स मैंने आपको बता दिया, गूगल जैसे या फिर आयरन स्टील कंपनीज में कस्टमर्स। अब PPA की मैं बात करता हूँ। PPA जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो SECI है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, वो पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करवाती है अदानी के बीच में और आपका जो स्टेट डिस्कॉम है उसके बीच में। तो यहाँ पे पावर परचेज एग्रीमेंट का फ़ायदा और नुकसान दोनों समझते हैं। तो फ़ायदा क्या है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम अदानी ग्रीन हो या फिर KPI ग्रीन हो, इनके बिजनेस मॉडल में EPC का जो ये काम करती है रिन्यूएबल में, इनके बिजनेस मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इतने हाई केपेक्स पे काम करना पड़ता है। उतना तो आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी केपेक्स नहीं लगता है जितना इस कंपनी को या फिर KPI ग्रीन को केपेक्स चाहिए होता है। बहुत सारा केपेक्स चाहिए होता है, प्रोपोर्शनली मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं। इनको बहुत सारा केपेक्स चाहिए होता है। अगर मैं एस्टिमेट की मैं बात करूँ तो इनका जो 2030 तक अदानी ग्रीन का 50 गीगावाट पोर्टफोलियो इनका जनरेट करने का है प्लान, तो उसके लिए इनको आप सोचो कितना केपेक्स चाहिए होगा। आप दिमाग लगाओ, आप अपना गैस भी आप करोगे ना तो भी आसपास नहीं पहुंच पाओगे। 2.5 लाख करोड़ इनको पैसा चाहिए, उतना सोलर पैनल्स खरीदने हैं, पूरा विंड टर्बाइंस खरीदनी है, विंड टर्बाइन जनरेटर्स खरीदने हैं, इतना सारा काम करना है।
अपनी साइट्स खाली करानी है, लैंड खरीदना है, चाहे आप लीज़ पे खरीदें, चाहे खुद लैंड खरीदें, कितना सारा आपको चाहिए, तो उसमें पैसा लगता है, केपेक्स लगता है। तो सबसे केपेक्स आपको जब लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि केपेक्स बेसिक आपको किससे, बैंक से मिलेगा वो पैसा, किसी लेंडर से वो पैसा मिलेगा। तो लेंडर आपको पैसा क्यों देगा? लेंडर आपको बोलेगा यार आपने तो ना अभी प्लांट बनाया है, आप अब मेरे से आप 1,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, मैं आपको दूं, कल आप मुझे वापस ना करो तो मैं तो दूंगा भी, तो लो मैं 15% पे देता हूँ, ठीक है, तो आप ले लो 15% पे ले रहे हो तो पावर परचेज एग्रीमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है, जब आप पावर परचेज एग्रीमेंट दिखाते हैं किसी लेंडर को जाके, तो लेंडर को अब पता है कि अभी भले ही इसने प्लांट नहीं बैठाया, लेकिन जब ये प्लांट बैठा देगा एंड इट इज़ अप एंड रनिंग, तो उसके बाद 25 साल तक इस पर रेवेन्यू आएगा, बिकॉज पावर परचेज एग्रीमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन साइंड। और जो जिसने जैसे स्टेट डिस्कॉम के साथ इसने साइन किया है, तो फिक्स्ड टैरिफ पे, लेट्स से 4 रुपये के टैरिफ पे पर यूनिट के उसने 25 साल तक बिजली खरीदनी है अदानी ग्रीन से। तो बैंक को भी एक कंफर्ट मिल जाता है, ओके एक बार प्लांट बैठ जाए तो एग्रीमेंट को तो कोई तोड़ नहीं सकता है, वो लीगली बाइंडिंग होता है, सब कुछ होता है, तो इसके पास एक फ्यूचर रेवेन्यू ऑफ स्ट्रीम है, और इसको इसीलिए हम इसको लोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए पावर परचेज एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। C&I कस्टमर, अब आप बोलोगे जब पावर परचेज एग्रीमेंट ज़रूरी होते हैं तो ये कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के पीछे क्यों पड़े हैं, या फिर मर्चेंट में पावर बेचने, मर्चेंट वाले सेगमेंट में क्यों पावर बेच रहे हैं? तो मर्चेंट वाले सेगमेंट को भी समझते हैं, फिर इसके डिफरेंसेस को समझेंगे। अब चलो पहले जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उसके डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ। कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, बट एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको टैरिफ रेट ज़्यादा नहीं मिलता है। आपको मतलब अदानी ग्रीन को ये अपने मनचाहे दाम पे उतना हाई टैरिफ पे पावर नहीं बेच सकती है, बिकॉज एक तो फिक्स टर्म पे बेचना है और लंबे समय तक बेचना है। जैसे सेम चीज़ हो गई, आपको एफडी पे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, बिकॉज रिस्क कुछ नहीं है। आपको पता है कि यार मेरे को सालाना 6% मिल जाएगा, एवरी ईयर आई बी एबल टू अर्न 6% एनुअली, ठीक है। तो वहाँ पे आपको रेट ज़्यादा नहीं मिलता है। तो पावर परचेज एग्रीमेंट का वही एकदम आप सिनेरियो कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज पावर परचेज एग्रीमेंट में आपको फिक्स ड्यूरेशन है, फिक्स टैरिफ है, फिक्स टाइम है, सब कुछ फिक्स है, तो कोई रिस्क नहीं है, इसीलिए आप टैरिफ का रेट ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है, आपको मार्जिन इंप्रूव करने हैं, तो आपको मर्चेंट वाले सेगमेंट में बेचना होता है बिजली, या कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वाले सेगमेंट में बिजली बेचना होता है, अपनी रिन्यूएबल पावर बेचनी होती है, जहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा टैरिफ मिलता है, ठीक है। मर्चेंट में क्या होता है, मर्चेंट वाले सेगमेंट और C&I वाला जो सेगमेंट है, इन्होंने एक साथ क्लब किया हुआ है, और इनका टारगेट है कि 15% जो भी हमारा जितना भी पोर्टफोलियो बनता रहेगा, 15% हमारा ये वाला सेगमेंट रहेगा, C&I प्लस मर्चेंट वाला, और बाकी 85% हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू ही हम बिजली बेचेंगे। तो मर्चेंट वाला सेगमेंट क्या है, आपने डे अहेड मार्केट सुना होगा, ग्रीन डे अहेड मार्केट सुना होगा, जहाँ पे आप स्पॉट प्राइसिंग करते हैं। किसी भी कस्टमर को अगर लेट्स से आज वेंसडे है, उसको फ्राइडे को सुबह से शाम तक पावर चाहिए, बिल्कुल उसी टाइम के लिए चाहिए, आगे नहीं चाहिए, पीछे नहीं चाहिए, चाहे एक ही बार चाहिए, दोबारा वो कभी बिजली ना खरीदे आपसे, तो वो आ गया मर्चेंट वाले सेगमेंट में। तो वहाँ पे आप टैरिफ थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, जो भी आपकी एक्सेसिव एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं। और उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। तो आप जो भी एक्सेसिव एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं वो आप मर्चेंट में जाके बेच दो, और ये मर्चेंट पोर्टफोलियो के लिए अलग से प्लांट बैठाते हैं, अलग से कैपेसिटी बैठाते हैं, और पीपीएस के लिए अलग से कैपेसिटी बैठाते हैं। उसमें से भी एक फ़ायदा और आप समझ लीजिए, अदानी ग्रीन को क्या होता है, बिकॉज इनकी जो आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन स्पीड, एग्जीक्यूशन स्पीड इतनी ज़्यादा है ना, कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट आज से 1 या 2 साल बाद शुरू होने थे, मतलब जो प्लांट आज से 1 या 2 साल बाद कमीशन होना था, ये आज कमीशन करके बैठे हैं, और उससे इन्फॉर्म पावर जनरेट कर रहे हैं। इन्फॉर्म पावर मतलब पावर तो अब प्लांट बैठा दिया तो खाली धूल तो खाएगा नहीं वो, उससे ये एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अभी पीपीए आप कह सकते हैं एक्सरसाइज नहीं हुआ है, वो पीपीए साइन हो चुका है, लेकिन वहाँ से अभी उसको 1 साल बाद वो वैलिड होना था, पीपीए वैलिड होना शुरू होना था, तो वो 1 डेढ़ साल तक बिजली बेचेंगे मर्चेंट वाले सेगमेंट में। तो आप सोचो कि मतलब फ़ायदा है, अगर प्लांट जल्दी भी बन गया तो भी इनका फ़ायदा है। पीपीए तो बाद में वैलिड होना था इनका, तो जब तक पीपीए मतलब उसका वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, पीपीए जब तक शुरू नहीं होता है, आप ये कह सकते हैं, तब तक ये जो अपनी एक्सेसिव एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ये मर्चेंट वाले सेगमेंट में बेच सकते हैं जाके, और उससे इनको प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको 3 सेगमेंट थे, बहुत डिटेल में जाके मैंने समझाया, एंड होप आपको ये समझ आया होगा।
आपको एक और अच्छी बात मैं बताता हूँ अदानी ग्रीन की। अदानी ग्रीन की अच्छी बात क्या है, इनके पास नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स की इवैक्यूएशन कैपेसिटी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो रखी है और कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। अब इवैक्यूएशन कैपेसिटी होता क्या है और इवैक्यूएशन कैपेसिटी ज़रूरी क्यों है? तो सबसे पहले इवैक्यूएशन कैपेसिटी होता क्या है, आपने सोलर प्लांट बिठाया, विंड का कोई प्लांट बिठाया, और चाहे आपने हाइब्रिड बिठाया, तो अगर वो आइसोलेशन में बैठ के वहाँ पे अदानी ग्रीन वहाँ से एनर्जी क्रिएट करके रात रात में लाइट शो तो करेगा नहीं, डीजे तो बजाएगा नहीं, उसको वो एनर्जी जाके ग्रिड पे बेच देनी पड़ेगी, और ग्रिड से फिर अपने कस्टमर्स को, या फिर कमर्शियल कस्टमर्स हो, या फिर मर्चेंट से हो, या फिर स्टेट डिस्कॉम हो, तो वहाँ से उसको ग्रिड तक एनर्जी भेजनी है अपनी, राइट। अब खाली प्लांट बैठा के वहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकता वो एनर्जी का। तो इसे कहते हैं इवैक्यूएशन कैपेसिटी। आप जितना भी आपने कैपेसिटी का, लेट्स से 2 गीगावाट का आपने प्लांट बिठाया पिछले 4 महीनों में, तो उसके लिए इवैक्यूएशन कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब उसके लिए एक इवैक्यूएशन कैपेसिटी टुवर्ड्स ग्रिड, वो ग्रिड तक उसको, आप ये समझो इवैक्यूएशन कैपेसिटी मतलब कि 2 गीगावाट अगर यहाँ पे प्लांट बैठा दिया है तो उसके लिए सारे तरीके होने चाहिए जहाँ से वो ग्रिड तक कनेक्टेड हो, इसे हम कहते हैं इवैक्यूएशन कैपेसिटी। और कंपनी का कहना ये है मैनेजमेंट का कि अगले 2-3 साल तक तो एटलीस्ट हमको इवैक्यूएशन कैपेसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी जो जितना भी प्लानिंग किया है, कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना है, तो हमने सोच के किया है, और 2-3 साल तक इवैक्यूएशन कैपेसिटी के लिए हमको वेट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत बारी क्या होता है कि जिस स्पीड से रिन्यूएबल पावर जनरेट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से, उस स्पीड से आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क कैचअप नहीं कर पा रहा है। जैसे मैंने ट्रांसमिशन नेटवर्क में यही बातें करता हूँ मैं ट्रांसमिशन वाली वीडियोस में, कि ट्रांसमिशन नेटवर्क में बहुत ज़्यादा डिमांड है, गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कर रही है, इट्स एन ऑप्शन कि आज करा कल नहीं किया। जितना पावर रिन्यूएबल से जनरेट होगा उसको ग्रिड तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसमिशन का है ही नहीं, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस कंपनी को फ़ायदा भी होता है। अदरवाइज़ अगर इवैक्यूएशन कैपेसिटी फिक्स नहीं होती तो ये प्लांट बैठा भी देती ना और पावर जनरेट कर भी देते, तो उसको इवैक्यूएट करने के लिए कोई कैपेसिटी नहीं होती, आपको ग्रिड तक वो पहुंच नहीं पाता, तो आपको इस चीज़ का नुकसान हो जाता और आपको वेट करना पड़ता। तो ये भी इस कंपनी के लिए अच्छी बात है, ठीक है। अभी अभी हम दूसरा स्लाइड देखते हैं, AGEL लीडिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। अभी इसमें आप देखो नीचे 2 ग्राफ दे रखे हैं, ग्रोथ स्ट्रेटजी 2030 तक। तो FY19 एक्चुअल से इन्होंने दिखाई है 37% का केगर का इन्होंने ग्रोथ किया था। H1 FY25 मतलब अभी Q2 FY25 तक का डेटा है। 11.2 गीगावाट का इनका पोर्टफोलियो हो चुका है, ओके। अब कितना है FY30 का एस्टिमेटेड, जो मैंने आपको बताया टारगेट कितना है इनका 50 गीगावाट का, मतलब कैगर ऑफ 31%, विच इज़ वेरी ह्यूज, ओके। अभी साइड में आप जो इंडिया का मैप है उसमें आप देखो वेल सिक्योर्ड रिसोर्स रिच साइट्स। एक तो मैंने आपको बताया खावड़ा, अगर आप एनर्जी अदानी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना है दिमाग में कि जो 50 गीगावाट ये टारगेट इनका 2030 तक है, तो उसमें से 30 गीगावाट तो ये सिर्फ खावड़ा वाले रीजन से प्रोड्यूस करेंगे, जो कि गुजरात में है, और मोस्टली फिर ये राजस्थान और उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, इन सब एरियाज़ में जाएंगे। लेकिन प्रिडोमिनेंटली आप खुद सोचो ना, 50 गीगावाट का जो इनका टारगेट है 2030 का, 30 गीगावाट तो ये सिर्फ और सिर्फ खावड़ा वाले रीजन से आप जनरेट करेंगे। तो आप ये सोचो कि अगर अदानी ग्रीन का आपके दिमाग में कुछ भी आता है तो उसकी जान बसती है खावड़ा वाले रीजन में, वहाँ पे ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। और खावड़ा वाला रीजन इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे जो विंड स्पीड है वो भी आई थिंक अराउंड ऑन एन एवरेज वो 8 मीटर्स पर सेकंड की है। बहुत ही आइडियल कंडीशंस हैं विंड पावर जनरेट करने के लिए भी वहाँ पे, और सोलर पावर जनरेट करने के लिए भी वहाँ पे। तो इसीलिए जो खावड़ा वाला रीजन है, आपको दिमाग जैसे अदानी ग्रीन की कोई बात करे आपको खावड़ा दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। ये आपको देखना है। बाकी आप इंडिया के मैप में देखो, सोलार विंड एंड हाइब्रिड डेवलपमेंट राजस्थान एंड गुजरात, गुजरात में भी प्रिडोमिनेंटली खावड़ा में। अब साइड में देखो हाइड्रो PSP डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, जो आपको मैंने PSP स्टार्टिंग में बताया था, पम्प्ड हाइड्रो पावर, तो वहाँ पे इनका ये प्लान है, ओके। अभी अभी सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, लेकिन अगर स्लाइड में आप देखोगे तो आपका जो जो आपने सीखा पिछले 15-20 मिनट में, जितना भी ये वीडियो हो चुका है, तो आपकी लर्निंग्स एकदम लॉक इन हो जाएंगी दिमाग में। तो रीन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो इवोल्यूशन अप टू 2030। तो अभी आप देखो क्या है, पहले आप ऊपर वाले 2 ग्राफ देखो, सोलर विंड और हाइब्रिड में कितना है इनका 66%। अभी कितना हो चुका है मैंने आपको बताया 11.2 गीगावाट ये कंप्लीट कर चुके हैं।
उसमें से 66% इनका सोलर से है, विंड से 15% है, हाइब्रिड से 19% है। अब चलो वो चीज़ आगे बताता हूँ, फिर वरना चेन ऑफ थॉट्स टूट जाएगा। 2030 तक क्या इनका प्लान है? 50 गीगावाट का, जो मैंने आपको बताया। उसमें से सोलर होगा 71%, विंड होगा 13, हाइब्रिड होगा 5 और पीएसपी होगा 11 मतलब कहीं ना कहीं आपका 5.5 गीगावाट्स तो पीएसपी से ही ये जनरेट करेंगे, पम्प्ड स्टोरेज पावर से। अब कॉन्ट्रैक्ट मिक्स, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि आप पहला वाला जो पाई चार्ट देखो, 92% क्या है इनका? 25 ईयर फिक्स्ड टैरिफ पावर परचेज एग्रीमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब आपको नॉर्मली आप ये ग्राफ देखते ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि यार ये 25 ईयर फिक्स्ड टैरिफ पीपीए क्या है, मर्चेंट क्या है। मैंने आपको होपफुली अच्छे वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में बता दिया था, तो आप आपको सीधे ग्राफ देख के ही समझ आ जाएगा कि जो मैं बात कर रहा था वो क्या था। अब कॉन्ट्रैक्ट मिक्स कैसा हो जाएगा 2030 तक? 85% आपका 25 ईयर पावर परचेज एग्रीमेंट रहेगा फिक्स टैरिफ के साथ, और जो 15% क्या हो जाएगा? मर्चेंट एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। ओके, तो एक और चीज़ देख लेते हैं फटाफट फटाफट। ग्रोथ एंड कैश जनरेशन कैपेबिलिटी डी रिस्क्ड। अभी आप देखो ऑपरेशनल कैपेसिटी एंड एबिटा फ्रॉम पावर सप्लाई, तो ये आप देखो FY 18 से इन्होंने डेटा दिया हुआ है FY 24 तक का। तो आप दोनों चीज़ें वैसे पॉज करके देख सकते हैं, इसमें तो मुझे आपको क्या ही बताने वाला है, ठीक है। नीचे वाली लाइन में आते हैं, नीचे वाले ग्राफ में आते हैं, वहाँ थोड़ा समझने वाला है। जो लेवरेज एंड LTD FFO जो लिखा हुआ है, तो लेवरेज इन्होंने कितना लेवरेज ले रखा है मैंने आपको बताया। ये लेवरेज का फिगर इन्होंने दिया ही इसीलिए है बिकॉज सबको पता है, एवरी इन्वेस्टर हु इज़ इन्वेस्टेड इन अदानी ग्रीन होपफुली नोज कि ये बिजनेस मॉडल में दिक्कत क्या है। बिजनेस मॉडल में दिक्कत मतलब उसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, रिस्क कह सकते हैं, कि ये लेवरेज पे काम करता है। बिना उधार के ये बिजनेस चल ही नहीं सकता है, ठीक है, बिना उधार के और बिना इक्विटी डाइल्यूट करके। तो आप देखो पहले लेवरेज कितना हुआ करता था। LTD मतलब क्या होता है? नीचे देखो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म डेट। अगर ये आपकी स्क्रीन पे मैं जब स्क्रीनशॉट लेता हूँ, अगर ये नहीं आ पाया तो मैं उस केस के लिए आपको बता देता हूँ कि LTD मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, FFO मतलब होता है फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश कितना बेसिकली ऑपरेशन से जनरेट कर रहे हैं, प्लस कैश कवर। कैश कवरेज मतलब जो वही आपके कैश और कैश बैलेंसेस कितना आपके पास पड़ा है। तो जब आप LTD लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड करते हैं फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस कैश से, तो मतलब आपके पास कितना कैश है बेसिकली, तो आपका लेवरेज का इन्होंने फॉर्मूला अदानी के हिसाब से, इस कंपनी के हिसाब से, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से अपना लेवरेज दिखा रहे हैं, जो कि आप देखोगे कंसिस्टेंटली कम आ रहा है। मार्च 2022 में बढ़ गया था। SB एनर्जी पोर्टफोलियो एक्विजिशन जो इन्होंने किया था उसकी वजह से ऑफकोर्स पैसा चाहिए था, कैश कम हो गया था, तो उसके बाद 5.3x है। अभी मार्च 24 तक ये कितना हो गया? 3.2x, और ये आगे जाके कह रहे हैं कि कम ही होगा, लेकिन आई डोंट नो उस वो कैसे, उसके बारे में चलो आगे जाके बात करते हैं, ठीक है। अभी पम्प्ड हाइड्रो ये सब मैंने आपको बता दिया। अभी इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑपरेशनल कैपेसिटी आप देखो MWAC PPA, ये इन्होंने AC में दिया है, DC में नहीं दिया है, बिकॉज ग्रिड में इवेंचुअली AC में ही कनेक्टेड होता है, इवन दो प्रोड्यूस पावर प्लांट से, रिन्यूएबल साइट से DC में होता है। तो PPA की कैपेसिटी आप देखो, पावर परचेज एग्रीमेंट वाला कि इन्होंने बताया है, तो ये तो खैर आप पॉज करके देख सकते हैं, इसमें मैं क्या ही आपको बताऊँ। CUF समझ लेते हैं। CUF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसको हम प्लांट लोड फैक्टर भी कहते हैं। वो होता क्या है कि बेसिकली आपका कितना आइडियल कंडीशंस में आपका मैक्सिमम कितना जनरेट करने के लिए बना है प्लांट और कर कितना रहा है। तो CUF कम ही होता है। जो आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थे वहाँ पे CUF हाई होता है, चाहे आप थर्मल में देखें, कोल में देखें, हाइड्रो में देखें, वहाँ हाई होता है। लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज में ना CUF कम होता है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेकी ने अदानी और डिस्कॉम के बीच में जो भी पावर परचेज एग्रीमेंट करवाया, तो उसमें सेकी कहता है कि मिनिमम आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो 19% का होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कितना है, सोलार का अभी आप देखेंगे, मैं H1FY25 की बात कर रहा हूँ, सोलर का आप देखेंगे 23.9% का है, 24% आप इसको मान सकते हैं। विंड का आप देखेंगे 35.7% का है, और हाइब्रिड आप देखेंगे तो 42.9% का है। मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ में भी बताया है कि हाइब्रिड लोग इसीलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज अगर सोलर काम नहीं कर रहा है तो विंड करेगा, विंड काम नहीं कर रहा है तो सोलर करेगा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर के हाई होने के। हाँ ओके, थक गया हूँ थोड़ा। अब प्लांट अवेलेबिलिटी हम देख लेते हैं। ये इनका क्या है कि अभी तो बेंचमार्क से तो ये ऊपर ही है CUF में, तो लेकिन इनका एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे मिला था मुझे।
ओके, इंटरेस्टिंग क्या था उसको और समझ लेते हैं। इन्होंने Q1 FY25 में विंड 250 मेगावाट का विंड प्लांट बनाया था, बैठाया था, जिसमें कि 5.2 मेगावाट का उसमें विंड टर्बाइन जनरेटर था, जो कि मोस्ट पावरफुल जनरेटर इन इंडिया है एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो उस प्लांट से फर्स्ट 2 मंथ में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर था वो 44% का था, बहुत हाई है। अगर आप H125 में देखेंगे 42.9% का इनको हाइब्रिड में मिला है, और विंड में इनको 35.7% का मिला है। लेकिन ये सिर्फ अगर मैं विंड की बात करूं, जो 35.7% है, ये विंड के इनके बहुत सारे एसेट्स जो हैं इधर उधर, हर स्टेट में जो एसेट्स हैं वो कंबाइंड है। लेकिन जो इन्होंने खावड़ा में 250 मेगावाट का, जो अभी रिसेंटली ही अब 4 महीने लगा लो, 3-4 महीने पहले जो इन्होंने वहाँ पे विंड पावर प्लांट बैठाया है, सिर्फ उसका अगर मैं बात करूँ तो 44% का CUF आया था फर्स्ट 2 मंथ्स में। और वो टारगेट कर रहे हैं कि 35% से तो ऊपर ही रहेगा टोटल ओवरऑल विंड का जो हमारा CUF रहेगा, और अभी भी 35% के ऊपर ही है। और सोलार में ये कह रहे हैं कि अभी तो 24% है, जो 23.9 आपको दिख रहा होगा। तो लेकिन आगे जाके हम जो सोलार खावड़ा से जो सोलार जनरेट कर रहे हैं, ये उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 32। और इस वजह से, क्योंकि खावड़ा में मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ, खावड़ा में इनका सब बहुत ही मेजर ऑपरेशंस खावड़ा में ही है। तो ओवरऑल ये कह रहे हैं कि 24 से बढ़ के हमारा काफ़ी बढ़ जाएगा। कोई गाइडेंस इन्होंने नहीं दिया, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअली सोलार का बोलेंगे, जो अभी 23.9% है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज जो खावड़ा से ये जनरेट कर रहे हैं सोलार से, वहाँ पे CUF ज़्यादा है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट आप बार बार देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ आएगा। और ये सिर्फ अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए नहीं है, आपको इस वीडियो से इतनी इंसाइट्स मिलेंगी कि आप रिन्यूएबल EPC की कोई भी कंपनी को आप जाओ और ऐसे मतलब आधे घंटे में आप एनालाइज कर सकते हो। ओके, प्लांट अवेलेबिलिटी देखते हैं। प्लांट अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कितने टाइम तक ये काम कर रहा है, तो उसको मतलब आपको दिखाने की क्या ही ज़रूरत है, वो तो आपको भी समझ आ ही जाएगा। अब वॉल्यूम हम देखते हैं, मिलियन यूनिट्स, जो लास्ट वाला ग्राफ है, और एवरेज रियलाइजेशन वो भी आप ऐसे देख सकते हो। एवरेज रियलाइजेशन मैंने आपको बहुत बारी अभी ऊपर चीज़ें बताई दी कि एवरेज रियलाइजेशन क्या होता है, PPAs में क्या होता है, और C&I और मर्चेंट में क्या होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो सोलार MUs कितना मिलियन यूनिट्स ये जनरेट कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ H1 FY25 की बात करूँ, जो लास्ट में इन्होंने 3 ग्राफ दे रखे हैं, तो सोलार से इन्होंने 7751 मिलियन यूनिट्स का एनर्जी निकाला, वॉल्यूम निकाला। इस H1 मतलब दोनों को Q1 और Q2 मिला के, और उसका रेट कितना था, 3.73 इनका एवरेज सोलर रियलाइजेशन था। उस हिसाब से आप विंड का मिलियन यूनिट्स वॉल्यूम भी देख सकते हैं और हाइब्रिड का भी देख सकते हैं, और उन दोनों का करस्पॉन्डिंग एवरेज रियलाइजेशन भी देख सकते हैं। लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, उसके बाद इंसाइट्स और आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम पावर सप्लाई। अब रेवेन्यू फ्रॉम पावर सप्लाई आप देखोगे तो रेवेन्यू इन्होंने, एक सेकेंड, रेवेन्यू फ्रॉम पावर सप्लाई। ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम पावर सप्लाई आपको समझना है कि इनका कंसिस्टेंटली बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। H1 FY24 में जो रेवेन्यू फ्रॉम पावर सप्लाई था वो था 7735, अभी H125 में ही वो 4836 हो गया है। मतलब काफ़ी इस साल अगर आप देखेंगे रन रेट, तो ये 8-9-10 हज़ार के करीब चला जाएगा जो रेवेन्यू है। एबिटा फ्रॉम पावर सप्लाई, अब इन्होंने एबिटा फ्रॉम पावर सप्लाई का पहले तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नीचे नोट में जो लिखा हुआ है, एबिटा फ्रॉम पावर सप्लाई इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम पावर सप्लाई प्लस कार्बन क्रेडिट इनकम। अब कार्बन क्रेडिट इनकम क्या होता है? कार्बन क्रेडिट इनकम, कार्बन क्रेडिट और रीन्यूएबल परचेज एक सेकेंड, रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, RECs, और कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट आपका, अगर सिंपल आपको RECs पहले समझना है, तो RECs इज इक्वल टू, अगर आप लेट्स से कोई क्लाइंट है, टाटा स्टील है, टाटा स्टील, अब अगर टाटा स्टील को RECs चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट चाहिए, बिकॉज फिर आप अपने इन्वेस्टर्स को दिखा सकते हैं कि देखो हमने, अगर आप, टाटा स्टील ने एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीदा किसी भी एक्सचेंज में जाके, जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में, IEX में जाके, या PXIL में जाके, जो जहाँ पे ये ट्रेड होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, तो लेट्स से अगर एक एनर्जी सर्टिफिकेट पड़ा है टाटा स्टील पे, तो इसका मतलब क्या है कि टाटा स्टील ने 1 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खरीदी रिन्यूएबल सोर्सेज से। अगर टाटा स्टील पे 2 REC सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, उसका मतलब 2 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टाटा स्टील हैज़ सोर्स्ड
फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज। तो ये RECs भी बेचते हैं, कार्बन क्रेडिट भी बेचते हैं। कार्बन क्रेडिट मतलब आपने अगर 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपने ऑपरेशन से हटा दी किसी भी तरीके से, चाहे आपने रिन्यूएबल पावर खरीदी या फिर आपने कोई ESG नॉर्म्स में कोई भी आपने ऐसा कुछ किया जिससे आपका एनर्जी एमिशंस कम हुए, तो अगर आप एक कार्बन क्रेडिट तब आपको मिलता है जब आपने 1 टन इक्वलेंट ऑफ कार्बन एमिशंस कम किया हो। तो ये कार्बन क्रेडिट भी बेचती है और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स भी बेचती है। ओके, तो एबिटा में सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा था स्लाइड और ये भी चीज़ समझा रहा था कि नोट भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो एबिटा भी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट बढ़ रहा है, और एबिटा आप देखोगे यार कि एबिटा और रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज एबिटा फ्रॉम पावर सप्लाई परसेंट में मार्जिन थर्ड जो ग्राफ है आप देखो कितना है 92%, विच मीन्स रेवेन्यू का 92% फ्लो होके एबिटा में आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। और कैश प्रॉफिट कितना है, कैश प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट बढ़ा ही जा रहा है। लेकिन अगर आपको इसको और समझाना हो तो कैश प्रॉफिट में मैं आपको समझा सकता हूँ। कैश प्रॉफिट नीचे लिखा है, देखो क्या लिखा है, कैश प्रॉफिट इज इक्वल टू पैट प्लस डिप्रिसिएशन। अब कैश प्रॉफिट इन्होंने लिखा है, यूजुअली हम डिस्कस करते हैं और कंपनीज में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, तो उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, डिप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ। तो कैश प्रॉफिट इसीलिए कंपनी शायद यहाँ पे दिखाती है, अदानी ग्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी ये देखना है कि कंपनी के पास कैश कितना है, और चीज़ों से मतलब नहीं है, हमको ये चाहिए कि कैश कितना है। भाई आपको इतना सारा पोर्टफोलियो बनाना है, 50 गीगावाट खड़ा करना है आपको कैपेसिटी, तो उसके लिए आपको कैश चाहिए। तो जब आप देखेंगे ना कैश प्रॉफिट मतलब एक तो पैट, सबसे पहले पैट तो सीधा सीधा आपका पास कितना पैसा बच गया पूरे ऑपरेशन से, और पूरा जितना आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट हटाई, डायरेक्ट कॉस्ट हटाई, फाइनेंस कॉस्ट हटाई, डिप्रिसिएशन हटाया, सब कुछ हटाया, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। लेकिन कैश प्रॉफिट में अब आप डिप्रिसिएशन उसमें ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है। आपने तो एसेट खरीद दिए, उनका तो पैसा जो आपने देना था वो फर्स्ट ईयर में ही दे दिया, जहाँ जिस दिन आपने एसेट खरीदे। लेकिन अब वो एसेट पूरे लाइफ तो नहीं चलेंगे, आपको उनको अब थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ दैट एसेट आपको डिप्रिशिएट करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है हर साल, वो सिर्फ एक अकाउंटिंग आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है। तो डिप्रिसिएशन, क्योंकि अभी अदानी ग्रीन एनर्जी के एसेट ही इतने ज़्यादा हैं कि इनका डिप्रिसिएशन बहुत हाई होता है, जस्ट लाइक इन हॉस्पिटल्स, होटल्स, जहाँ पे एसेट बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल एसेट वगैरह, तो वहाँ पे आपका डिप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर आप डिप्रिसिएशन इंक्लूड करके पैट देखते हैं तो आपको पैट कम दिखता है, क्योंकि सारा का सारा तो डिप्रिसिएशन में ही चला गया, जबकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, आपकी जेब से पैसा भी नहीं जा रहा है। तो इसीलिए जब आपको कैश प्रॉफिट दिखाना है तो आप पैट में डिप्रिसिएशन ऐड करते हैं, डिफर्ड टैक्स ऐड करते हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स ऐड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू टोटल भी इन्होंने ऐड किया है, बिकॉज टोटल के साथ इनका जेवी है, आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट 20% का उन्होंने स्टेक खरीदा हुआ है। फिर 4.5 गीगावाट के पोर्टफोलियो में भी अलग से उन्होंने स्टेक जेवी में एंटर किए हुए हैं। कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी चीज़ें, बहुत ईजी तो नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो टोटल के पास जो पैसा जाएगा उन्होंने ये कैश प्रॉफिट में ही इंक्लूड कर दिया है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगा आपको समझानी बहुत ज़रूरी थी। बेसिकली अगर आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पढ़ा है तो आप जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस स्क्रीनर पे भी जाएंगे ना, तो वो देखता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अकाउंट करना, फिर इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेएबल, ये सब को अकाउंट करके जो बचता है डिप्रिसिएशन को वो ऐड बैक करता है। ये बेसिकली अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो ये आपको पता चलेगा, नहीं भी हैं तो आप बेसिकली यहाँ पे लेमन टर्म्स में समझ लीजिए। अगर आपको सिर्फ कैश प्रॉफिट दिखाना है तो आप पैट में अपना डिप्रिसिएशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आप कह सकते हैं इसको, कैश प्रॉफिट को आपको डिप्रिसिएशन ऐड बैक करना होता है, इन्वेंट्री और इन्वेंट्री, पेएबल, रिसीवेबल जिस हिसाब से वो गए हैं या बाहर आए हैं। अगर आपकी जेब से पैसा गया है तो आप माइनस करते हैं कैश प्रॉफिट में से, और आपकी जेब में पैसा आया है, लेट्स से आपके रिसीवेबल कम हो गए, रिसीवेबल कम हो गए मतलब आपका जो कस्टमर्स थे उनके पास जो पैसा फंसा हुआ था उन्होंने वापस किया, इसीलिए आपके रिसीवेबल कम हुए, विच मीन्स आपकी जेब में पैसा आया, विच मीन्स आप उसको अपने नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, ठीक है। किसी दिन इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, बट आई डोंट नो कब। तो कैश प्रॉफिट का ये था। अभी मैं आपको लास्ट में जाते जाते कुछ इंसाइट्स दे देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले अदानी का फ़ायदा क्या है, अदानी का फ़ायदा देखो, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मेरे को अदानी के उसमें, बट अब दिख नहीं रही है मुझे। यस, मैनी प्रोजेक्ट्स विच वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस ईयर विल कम अंडर PPA, मोस्ट आर मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड प्रोजेक्ट्स
वी हैव ALMM एक्सेप्शंस। जो भी इन्होंने PPAs, कई PPAs, मैं सारे PPAs की बात नहीं करूंगा, लेकिन फ्यू ऑफ देयर PPAs, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देयर PPAs के साथ एक ऐसा क्लॉज है कि जहाँ पे आपको जो ALMM है, आप उस लिस्ट से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। मतलब मैंने आपको KPI ग्रीन और वारी एनर्जीज़ के वीडियो में एक ALMM का डिस्कस किया था कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, मतलब कि इंडिया में जिसके जो भी ये ALM लिस्ट के अंदर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर आएगा, वहीं से आप मॉड्यूल खरीद सकते हैं। तो अब अदानी को अगर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलता तो उसको ALM लिस्ट से जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हीं से सोलार मॉड्यूल्स खरीदने पड़ते, उन्हीं से सोलार ग्लास खरीदने पड़ते, सब कुछ उन्हीं से खरीदना पड़ता, ठीक है, जो ALM वाली लिस्ट में है, अप्रूव्ड है जो। लेकिन इसको एग्जेम्पशंस मिला है। अब क्यों मिला है दैट इज़ डिबेटेबल, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको एग्जेम्पशन मिला है, विच मीन्स कि अगर इसको सोलार मॉड्यूल चाहिए तो चाहे तो ये चाइना से सोर्स कर सकता है, तो उसको सस्ता पड़ जाएगा ऑब्वियसली। तो ये भी इसके लिए एक अच्छी बात है, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छी बात है कि इसको ALM वाला एक्सेप्शन मिला है, ठीक है। एंड वी हैव ISTS वेवर्स ऑल्सो फॉर मैनी ऑफ देयर पावर परचेज एग्रीमेंट्स। एंड और प्री COD रेवेन्यू तो मैंने आपको बताया, जो कमर्शियल ऑपरेशन डेट से पहले जो इनके पावर प्लांट पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जो PPAs 1-1.5 साल पहले भी PPAs जहाँ से वैलिड होने वाला है, तो वो 1-1.5 साल तक भी ये पावर बेच सकते हैं मर्चेंट वगैरह को। ऐसा नहीं है कि PPA साइन हुआ है, उस प्लांट से जो भी पावर बिकेगी वो PPA के अंदर ही बिकेगी। तो उस केस में तो 1.5-2 साल इनको ऐसे हाथ फोल्ड करके बैठ जाना पड़ता जब तक PPA एक्सरसाइज नहीं होता। तो अभी इनके पास एक कह सकते हैं एग्जम्पशन है कि आप जब तक PPA एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जब तक PPA वैलिड नहीं होता है, तब तक आप वो पावर जो आपने जल्दी प्लांट बना दिया है तो वो एक्सेसिव पावर आप मर्चेंट पे जाके बेच सकते हो, ठीक है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। और 2.5 लाख एकर्स ऑफ लैंड इनके पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये भी आपको देखना है, क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल हो जाती है जब आपको रिन्यूएबल एनर्जी की EPC में काम करना होता है। बिकॉज आप सोलार प्लांट, ये सब प्लांट कहाँ बिठाओगे, विंड प्लांट लैंड पे बिठाओगे, और लैंड ऐसा तो नहीं कहीं भी बिठा दोगे, आपको ऐसी जगह लोकेशन देखनी है जहाँ पे आपको बहुत आइडियल हो, जहाँ पे रिसोर्स रिच लोकेशन हो, जैसे खावड़ा वाला रीजन है, विंड भी अच्छी आती है तो धूप भी अच्छी आती है। और ऐसा देखा भी गया है कि अदानी जहाँ जहाँ पे ज़मीनें खरीदने लगता है ना अपने लैंड वैंड के लिए, तो वहाँ पे प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, इसीलिए अर्निंग्स कॉल में आके मैनेजमेंट बताता नहीं है कि हम अब लैंड कहाँ खरीदने वाले हैं। ओके बाकी वेरी फ्यू इनसाइट्स लेफ्ट आउट ऑफ, मैंने आपको बताया था कि 11.2 गीगावाट का इनका पोर्टफोलियो हो चुका है H1 FY25 में, और बाय द ईयर एंड ये 6 गीगावाट और ऐड करने वाले हैं। उस 6 गीगावाट में से 1800 होगा मर्चेंट के लिए, मतलब 1.8 गीगावाट आउट ऑफ 6 गीगावाट सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट को एनर्जी देने के लिए बना है। मतलब आपका वहाँ से मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएगा, आप ज़्यादा टैरिफ पे वो 1.8 गीगावाट जो एनर्जी जनरेट करेंगे वो आप ज़्यादा टैरिफ पे बेच सकते हो। बाकी 4.2 तो पावर परचेज एग्रीमेंट वालों के लिए ही ये बनाएंगे। ओके यस, आई थिंक सारा कुछ हो चुका है। अगर आप H1 के रेट्स जानना चाहते हैं तो जो इन्होंने मर्चेंट साइड में दिए हैं, जो मैंने बताया था मर्चेंट में ग्रीन डे अहेड मार्केट में जाके या डे अहेड मार्केट में जाके जो बेचते हैं, तो विंड के लिए इनको मिला 5.43 पर यूनिट और सोलर के लिए इनको मिला 2.85 पर यूनिट। तो आप देखेंगे कि विंड के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा टैरिफ मिलता है अगर आप विंड में हैं, ठीक है। तो बाकी यही था इस कंपनी के लिए। अभी बहुत सारे इनसाइट है, बट अगेन मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया होगा ऑलरेडी, तो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। तो कोई भी डाउट है इस कंपनी के बारे में, फील फ्री टू टू आस्क अ क्वेश्चन इन योर कमेंट्स, बट कंपनी रिलेटेड हो तो ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, और मुझे भी अच्छा लगता है रिस्पॉन्ड करने में। एंड बी वेरी you can actually feel free to establish a two-way communication with me on the comment section। मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी टाइम पास हो जाता है लोगों के कमेंट देख के और उनको रिस्पॉन्ड करके, मेरे को भी काफ़ी सारी इंसाइट मिल जाती हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छी चीज़ें बोलते हैं, और कंपनीज़ भी मुझे बताते हैं कि आप ये करके देखो, ये करके देखो, ये वाली पकड़ो, ये वाली पकड़ो। तो मुझे भी लगता है कि जहाँ जो इंटरेस्टिंग मुझे लगती है वो मैं आके डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो ऑब्वियसली लंबा हो गया, बट आई होप बहुत सारा इंसाइट आपको मिला होगा। अभी इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।